हेलो बच्चों। जैसा कि आप लोग ऑलरेडी पीवाईक्यू सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं, आपको पता है। इस पीवाईक्यू सीरीज में हम लोगों ने 2024 और 2023 से 2019 तक के क्वेश्चंस पेपर हम कर चुके हैं। आज हम लोग 2018 से लेकर के जितने भी हमारे पास पेपर्स अवेलेबल हैं उनको कंप्लीट करेंगे, और ये लास्ट वीडियो होगा इस सीरीज का। आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन पीवाईक्यूज को वीडियोस को अच्छे से देखिए, एंड जो जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं या किसी क्वेश्चंस को जो इम्पोर्टेंट है उनको पहले मार्क करिए कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैं इसका एक सेपरेट वीडियो भी लेके आऊँगा। और इसके अलावा किस क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट करना है, कैसे अटैम्प्ट इन द सेंस कि कहाँ पे कौन सा डायग्राम बनाना है, कहाँ पे कौन सी इक्वेशन लिखनी है, कहाँ पे कौन सी रिएक्शन लिखनी है, कहाँ पे कौन सी डेफिनेशन लिखनी है, परिभाषा कितना लिखना है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स देने हैं। ये आप उसको समझने की कोशिश करिए कि एक एग्जामिनर आपसे क्या डिमांड कर रहा है एक क्वेश्चन में। तो ये मेरा मोटो है इस पीवाईक्यू सीरीज को चलाने का। आप इसको देखिए और इससे अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए, तैयारी को अच्छा करिए। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2018 में जो पेपर आया था हम लोगों के डिप्लोमा का, वो क्या आया था। तो क्वेश्चन है आपका, H2S द्रव है और H2S गैस, मतलब H2O इज लिक्विड और H2S गैस। तो आपको तो याद ही होगा, हम लोगों ने इस क्वेश्चन को क्लास में डिस्कस किया है जब हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रहे थे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम एक बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास में। इस तरह से हम लोगों ने बताया था HOH, सॉरी, तो HOH, एक आपका HOH यहाँ पे है, एक आपका HOH यहाँ पे है, एक आपका HOH यहाँ पे है। तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ ये पॉजिटिव, यहाँ ये पॉजिटिव, यहाँ ये नेगेटिव, यहाँ ये पॉजिटिव, यहाँ ये पॉजिटिव, यहाँ ये नेगेटिव, यहाँ ये पॉजिटिव, यहाँ ये पॉजिटिव, यहाँ ये नेगेटिव, यहाँ ये पॉजिटिव, यहाँ ये पॉजिटिव। तो ये आपका इससे अट्रैक्ट हो जाएगा, ये आपका इससे अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका ये आपका इससे अट्रैक्ट हो जाएगा, इससे ऐसे ऐसे करते करते ये बहुत लंबा एक नेटवर्क बन जाएगा। आप इस तरह का डायग्राम बना सकते हो। तो ये जो आपकी डॉट डॉट लाइन है, इसी को आप लोग एच बॉन्डिंग बोलोगे। इस एच बॉन्डिंग से क्या होगा कि जो आपका H2O का मॉलिक्यूल है, जो पहले सिंपल जो सेपरेट था पहले, अब वो एक लार्ज नेटवर्क में आ गया है, लार्ज नेटवर्क, जिसकी वजह से ये आपका H2S लिक्विड हो जाएगा। और क्योंकि H2O लिक्विड हो जाएगा, क्योंकि आपके H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इस वजह से ये आपका गैस रहेगा। ओके। फिर आपका N3O2FCF में किसका आकार बढ़ा है, ये सिलेबस से हट गया है, पीरियड टेबल का हिस्सा था, ये भी हट गया है। धातु का नाम जिसका वायु में संक्षारण नहीं होता, इसका है एल्यूमिनियम। क्यों? क्योंकि उसमें Al2O3 की ऑक्साइड की लेयर चल जाती है। इसमें आपकी ऑक्साइड की लेयर, आपका ये मेटल है, इस मेटल के ऊपर आपकी ये ब्लू कलर की ऑक्साइड की लेयर आपकी ऐसे 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 चढ़ जाएगी। इसकी वजह से अब इसका फर्दर कोरोजन नहीं होगा, मतलब इसका वायु में संक्षारण नहीं हो पाएगा। मॉलिब्डेनम क्या है? ये आपका सॉलिड लुब्रिकेंट है। ये हम लोगों ने लुब्रिकेंट वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है। मॉलिब्डेनम, ग्रेफाइट वगैरह, या अगर आपने उसको टेबल को अच्छे से देखा होगा, सॉलिड लुब्रिकेंट, लिक्विड लुब्रिकेंट, गैसेस लुब्रिकेंट्स, इसके बारे में तो होगा। ये आपका क्या है? सॉलिड लुब्रिकेंट है। EDTA का फुल फॉर्म क्या है? एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो ये मैंने आपको क्लास में बताया था, एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बना दोगे तो आपका बहुत फुल मार्क्स मिल जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि इसने गल फुल फॉर्म पूछा है। बाकी अगर आप इसका स्ट्रक्चर बना देते हो तो इट्स लाइक बोनस, मतलब काफी अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। फिर आपका अगला है, जंग में लोहा ऑक्साइड के रूप में होता है सत्य। तो इसका जंग का सूत्र आप लिख दीजिए, Fe2O3.XH2O। हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था ना ये, कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये आपका जंग का रासायनिक सूत्र है। फिर आपका अगला क्वेश्चन, परम्यूटेट या जियोलाइट का रासायनिक सूत्र लिखिए।
तो आपको याद होगा क्लास में डिस्कस करवाया था, ये आप याद कर लीजिए, Na2Al2Si2O8.XH2O, Na2Al2Si2O8.XH2O, यह है आपका क्या, जियोलाइट का रासायनिक सूत्र। फिर ये आपका ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का प्रयोग करते हैं धातु को जोड़ने और काटने के लिए। तो आई थिंक ये आपके सिलेबस में होगा या नहीं हो उसमें बोल नहीं सकते, क्योंकि आपका ये मेटलिंग वेल्डिंग में आप यूज कर सकते हो। तो ये आप रैंडम क्वेश्चन समझ सकते हो, ये ऐसा क्वेश्चन मतलब कभी कभी एक दो क्वेश्चन आ सकता है जिनको मतलब जिनका सिलेबस से कोई खास लेना देना है नहीं, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो इस क्वेश्चन। ठीक है, बाकी आप पढ़ लो इसको, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का प्रयोग करते हैं धातु को जोड़ने और काटने के लिए। तो ये सिलेबस के किस पार्ट से फॉलो होगा, नए वाले सिलेबस के हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कि क्वेश्चन आना चाहिए, बाकी देखते हैं। फिर आपका अगला है स्थायी कठोरता के क्या कारण है। जो आपकी परमानेंट हार्डनेस है, परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है, आप लोग बता दो। क्लास में लोगों ने कितनी बार डिस्कस किया है कि आपके CaCl2, MgCl2, CaSO4, MgSO4 इनकी वजह से आपकी परमानेंट हार्डनेस होती है, और इनको हम उबाल के दूर नहीं कर सकते। ठीक। फिर क्या है, क्लार्क डिग्री 1 गैलन कठोर जल में कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रेन संख्या क्लार्क डिग्री कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको समझ में नहीं आएगा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्लार्क डिग्री 1 गैलन कठोर में कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रेन संख्या क्लार्क डिग्री कहते हैं। ये बेसिकली आपका आपको क्लार्क डिग्री को पीपीएम में कन्वर्ट करने को बोल रहा है। तो इस कन्वर्जन को आप रिवाइज करिएगा, जो हम लोगों ने एक क्लार्क डिग्री है आपका, ठीक है, क्लार्क डिग्री आपके 4 यूनिट बताए थे, पीपीएम, मिलीग्राम पर लीटर और डिग्री फ्रेंच। ये 4 यूनिट मैंने बताए थे आपको। पीपीएम में क्या था आपका, 1/10⁶ था, और मिलीग्राम पर लीटर में तो मिलीग्राम पर लीटर था ही। अब इस तरह क्लार्क डिग्री में भी कुछ था, डिग्री फ्रेंच में भी कुछ था। आप इसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या था। तो बेसिकली इसने यही पूछा है, क्लार्क डिग्री को पीपीएम में कन्वर्ट करना है तो आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ ग्रेन ब्रेन की बात हुई है, पर ये गैलन की बात हुई, तो 1 गैलन में 10 पॉन्ड होते हैं। 10 पॉन्ड को आप, ये तो ऐसा ही थिंक ऐसा नहीं है, ये पीपीएम की बात हो रही है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन इनकरेक्ट सा लग रहा है मुझे। फिर आपका पॉलीस्टाइरीन क्या है, आपका पीएस, यही तो है पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन क्या, यही तो है पॉलीस्टाइरीन। ये आपका ये CH2, ऐसे डबल बॉन्ड, ये आपका स्टाइरीन है। इसी को आप पॉलीमर बना देते हो। कैसे पॉलीमर बनाते हो, ऐसे आप पॉलीमर बनाते हो ना, इसको एक इस तरफ, इसको एक इस तरफ, इसको एन लगा दो, ये आपका पॉलीस्टाइरीन बन जाएगा। ये स्टाइरीन और ये पॉलीस्टाइरीन। कुछ कुछ आप उसकी प्रॉपर्टीज लिख सकते हो, पॉलीस्टाइरीन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, बोतल बनाने में, पैकेजिंग के लिए, ढक्कन के लिए। ठीक है। फिर आपका पॉली एक्राइलोनाइट्राइल पे टिक पड़ेगा, ये PAN। ये आपके मैंने PDF में नहीं होगा ये, पर इसको मैं यहाँ आपको पढ़ा देता हूँ। देखिए, जैसे PAN है, तो एक्राइलोनाइट्राइल आपको क्या है, ये एक्राइलोनाइट्राइल आपका है क्या, आपने CH2 बनाया, बना दिया, अब इसका एक CH2 गायब कर दो, यहाँ से ऐसे हटा दो। ठीक। फिर यहाँ लगा दो CN ग्रुप, ये आपका बन गया एक्राइलोनाइट्राइल। फिर इसी का पॉलीमर बना दो ऐसे, दिस इज योर पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल हो जाएगा पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, मतलब एक्राइलोनाइट्राइल जो आपका है, इसी को पॉलीमराइज कर दो टेम्परेचर प्रेशर में, तो आपका पैन बन जाएगा। तो पॉली एक्राइलोनाइट्राइल का यूज कहाँ कहाँ होता है, फाइबर बनाने में, कपड़े बनाने में, सब बनाने में यूज होता है। ठीक है। फिर आपसे पूछा है कि आणविक बलों के आधार पर बहुलकीकरण करिए। तो आणविक बलों के आधार पर मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के आधार पर, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के आधार पर क्या है आपका, पहला एक तो प्राकृतिक बहुलक है, इलास्टोमर इनको बोलते हैं। फिर आपके फाइबर वाले होते हैं, जिसमें आपको नायलॉन 66 होता है, इसको आप स्टडी कर लेना, ठीक है, रीड कर लेना। फिर है आपका थर्मोप्लास्टिक, और थर्मोसेटिंग। याद होगा कल थर्मोसेटिंग गलत था, थर्मोसेटिंग देखिए सही है यहाँ पे, बैकेलाइट और थर्मोप्लास्टिक
ये आपका ये हो गया, ठीक है। तो अब इन चार के बारे में पढ़ लेना, ऑलरेडी हम लोगों ने कवर किया हुआ है इसको इंजीनियरिंग मटेरियल्स पार्ट 4 में। फिर है आपका स्नेहक क्या है, वर्गीकरण गुणों को बताइए। तो ल्यूब्रिकेंट को यहाँ पे आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। अब इसे डिफाइन कर दीजिए, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। कितने टाइप के हैं, सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड। ये तीन टाइप के आपके हैं, हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। सॉलिड के याद होगा, एक टेबल बनवाई थी मैंने, उस टेबल में टू ल्यूब्रिकेंट वाले टॉपिक में, उस टेबल को आपको लिख देना है। एक है आपको एग्जाम्पल लिखते जाना है, और उसकी यूज क्या क्या है लिखते जाना है। देख रहे हैं आप, सॉलिड स्नेहक, इसका यूज एक एग्जाम्पल। सेमी सॉलिड आपका ग्रीस हो जाएगा, ठोस में आपका ग्रेफाइट हो जाएगा, टैल्क हो जाएगा, और द्रव में आप लोगों को वनस्पति तेल, जंतु, ये सब वगैरह वगैरह। और आप इसके गुण भी लिख सकते हो। तो जो गुण है आपके, इन जनरल आप किसी भी स्नेहक के गुण लिख दो। जनरली स्नेहकों के गुण क्या होते हैं, स्नेहकों के गुण तो आपको ऑलरेडी पता होंगे ना। स्नेहकों के गुण आपके क्या होते हैं, स्नेहकों के आपके गुण होते हैं, आपके स्नेहकों के गुण आपको ये ना कि ल्यूब्रिकेशन होना चाहिए, फ्रिक्शन कम करे, ठीक है, इफिशियंसी बढ़ा दे, हीट लॉस कम से कम हो। इस तरह करके बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ल्यूब्रिकेशन की, अब ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ी हुई है, उसको आपको लिख देना है। फिर आपका अगला है कठोर जल का मृदुकरण, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर पर टिप्पणी करिए। तो वही है आपका, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर आप कैसे बनाओगे। तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, आप पानी को बॉयल करोगे, सोडा लाइम मेथड यूज करोगे, आयन एक्सचेंज मेथड यूज करोगे, जियोलाइट यूज करोगे, आपको जो विधि यूज करनी है, आप जितनी विधि मैंने पढ़ाई थी उन्हीं में से एक दो विधियों के बारे में आप अच्छे से लिख दो, रिएक्शन लिख दो। ये क्लार्क विधि मैंने नहीं पढ़ाई थी क्योंकि सिलेबस में नहीं है, तो जान दो उसको आप। पर आप सोडा लाइम लिख सकते हो, आप जियोलाइट लिख सकते हो, आप आयन एक्सचेंज लिख सकते हो, आप बॉयलिंग लिख सकते हो। तीन चार विधियां हैं आपकी, 1 2 3, फिर इसको भी आप यूज कर सकते हो। अगर आप इसमें भी दो चीजें लिख दोगे कि कठोर जल का हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर कैसे बनाते हैं, तो एक लिखो, पहले पहले आप हेडिंग डालो कि अगर हार्डनेस अभी टेम्परेरी है तो हम बॉयल करके दूर करेंगे, ठीक। तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि अगर टेम्परेरी हार्डनेस है जो कि इसकी वजह से होती है, तो हम ये वाला मेथड यूज करेंगे, बॉयल करके। फिर दूसरा कि अगर मान लो आपकी हार्डनेस परमानेंट हार्डनेस है जो कि इसकी वजह से होती है, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट और क्लोराइड की वजह से, तब हम सोडा लाइम या फिर जियोलाइट या फिर आयन एक्सचेंज विधि यूज करेंगे। और फिर आप किसी एक विधि के बारे में अच्छे से लिख दो, अच्छे से मतलब सोडा लाइम विधि लिख दो अच्छे से, प्रॉपर मतलब रिएक्शन के साथ लिख दो, तो आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। फिर आपका पीएच वाला तो हट गया सिलेबस से, हटाइए इसको, ठीक है। बम कैलोरीमीटर पिछले साल तक सिलेबस में होता है, इस साल नहीं है। बम कैलोरीमीटर का यूज कहाँ पर होता है, कैलोरीफिक वैल्यू को मापने में। क्योंकि सिलेबस में नहीं है तो उसको पढ़ने का मतलब नहीं है, पर फिर भी इन जनरल इसका काम यही होता है। जो आप कैलोरीफिक वैल्यू पढ़ी है ना आपने, कि 1 यूनिट फ्यूल को कैलोरी मान जो आपने पढ़ा है, कैलोरी मान, कि 1 यूनिट फ्यूल को जब हम कंबशन करते हैं, तो जितनी आपके उसमें CO2, H2O और आपकी हीट निकलती है, इसी को ही हम लोग उसका कैलोरी मान कहते हैं। तो इस कैलोरी मान को हम मेजर करते कैसे हैं, हम बम कैलोरीमीटर के द्वारा इसको यूज करते हैं। तो बम कैलोरीमीटर के बारे में आप पढ़ लो, थोड़ा सा देख लेना, इससे पढ़ के अगर समझ में आ जाए तो। पर इस साल सिलेबस से हट गया है। तो बम कैलोरीमीटर का एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, ये देखिए सूत्र, सूत्र आपका ये होता है, HCV होता है M+W, सॉरी इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए, मुझे थोड़ा सा बेटर तरीके से लिख सकते हैं थोड़ा सा और। HCV आपका होता है M+W, T2 - T1 अपॉन स्मॉल w, कैलोरी पर ग्राम, ये इसका यूनिट होता है, ठीक है। तो इसी जो रेड बॉक्स में आपके, ये क्या होता है, ये इससे आप एससीवी निकाल सकते हो बम कैलोरीमीटर के द्वारा। तो कैसे निकाला जाता है इस एससीवी को, देखो, ये जो आपका स्मॉल एम है, ये स्मॉल एम आपका कैलोरी माप का जल तुल्यांक है, ये वाटर इक्विवेलेंट। मतलब बेसिकली बम कैलोरीमीटर में क्या होता है कि इस तरह का डिजाइन होता है सरफेस का, इसमें आप थर्मामीटर लगाते हो यहाँ पे एक, और ये पानी आप फिल कर रखा है यहाँ पे आपने, ऐसे 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 ऐसे। इसके अंदर एक आपका छोटा सा बॉम्ब होता है, बॉम्ब मतलब एक स्टील का बहुत एक मेटल होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, फ्यूल को फिल कर देते हैं, फ्यूल को 1 यूनिट फ्यूल हम ले लेते हैं, और उस फ्यूल को हम जितना भी आपको लेना हो आपकी मर्जी, आपने मान लो W ग्राम फ्यूल ले लिया, तो W ग्राम फ्यूल को आप लोगे, फिर आप इसको बर्न करोगे, बर्न करने से कुछ आपकी हीट निकलेगी,
जो आपकी हीट निकलेगी उससे आसपास का पानी आपका गर्म होता जाएगा, ये इधर इधर वाला। जब आपका पानी गर्म होगा तो हम इसको मशीन से चलाएंगे इस तरह से, ऐसे रोटेट करेंगे, यहाँ से गोल 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 घुमाएगा ऐसे पानी को, तो पूरा पानी आपका बढ़िया से मिक्स हो जाएगा। ओके। जब पानी आपका बढ़िया से मिक्स हो जाएगा ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या होगा, ये टेम्परेचर थर्मामीटर इसका टेम्परेचर राइज करेगा। पहले मान लीजिए T1 था, पहले मान लेते हैं T1 था, अब हो गया है T2। तो जितना राइज किया T2 माइनस T1 ये वही है, कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। और ये स्मॉल एम क्या है, बेसिकली आपका स्मॉल एम है आपका, कि आपका जो वाटर इक्विवेलेंट आपका कितना है। ठीक है। और ये डब्ल्यू है आपका, कितना पानी आपने ले रखा है। ये जो आपने डब्ल्यू, ये जो आपने ये पानी भर रखा है, ये तो कितने ग्राम आपने पानी भर रखा है वो है डब्ल्यू। ठीक। और ये स्मॉल डब्ल्यू है, आपने कितना फ्यूल लिया, हाउ मच फ्यूल आपने बर्न किया। इन सारी वैल्यूज को अगर आप पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कैलोरी पर ग्राम में। ठीक है। और यही आपकी एच होती है। फिर से एक बार रिपीट करा देता हूँ। ये आपका टोटल मास हो जाएगा, छोटा एम जो है वाटर इक्विवेलेंट है। वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, कि देखो पहले क्या हुआ होगा कि जो जो कुछ आपका जो पानी है यहाँ पे, इस पानी ने, जब आपने इस बॉम्ब कैलोरीमीटर को हीट किया तो इस पानी का पहले टेम्परेचर गर्म हुआ, फिर उसका धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। ठीक है। तो मतलब कि देखो, जो बेसिकली आप इसको ऐसे समझो, मैं समझाता हूँ आपको ऐसे। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे ये जो पानी है और ये आपका बॉम्ब कैलोरीमीटर है, इस बॉम्ब कैलोरीमीटर में कुछ हीट एब्जॉर्ब करी होगी, तो इसने जितनी हीट एब्जॉर्ब करी है उसका जो इक्विवेलेंट है कैलोरी, उसका जो तुल्यांक भार है, मतलब जो तुल्यांक है कैलोरी मापक का जल तुल्यांक, मतलब जो आपका कैलोरी मीटर है, वो कितने ग्राम पानी के बराबर है। देखो मतलब जैसे ऐसा समझो कि आपका ये फ्यूल है, फ्यूल बर्न होगा तो हीट पैदा करेगा, इस हीट को बंद पैदा करने से क्या होगा, इस पानी का टेम्परेचर राइज करेगा। ये जो आपका साइड पानी है, और ये मान लीजिए आपका डब्ल्यू ग्राम है, कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है। और इसके बाद फिर क्या होगा, वैसे मुझे लगता है उल्टा लिख दिया इन लोगों ने, सॉरी, ये डब्ल्यू सही नहीं लग रहा लिखना, मुझे छोड़िए। मैं इसको लूंगा एम मानूंगा, मैं इसे कैपिटल एम मानूंगा। ठीक है। आप इसे कैपिटल एम मानो, मतलब कितने ग्राम आपने पानी, वाटर आपने फिल कर रखा है। ठीक। अब क्या होगा, इसके अलावा जो थर्मामीटर है आपका, ये आपका जो कैलोरी मीटर, सॉरी थर्मामीटर नहीं, ये जो कैलोरी मीटर है ये भी कुछ कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो ये जितनी भी हीट एब्जॉर्ब करेगा उसका मैंने एक इक्विवेलेंट ले लिया, इक्विवेलेंट मतलब तुल्यांक। मतलब कि मैंने मान लिया कि जो आपका एम ग्राम है, एम नहीं, एम सॉरी, डब्ल्यू जो आपका ये एम हो गया, डब्ल्यू हो गया, हाँ ठीक है। तो ये जो आपका, इसको एम मान लेते हैं, और ये जो आपका डब्ल्यू है, ये जो डब्ल्यू ग्राम है, इसको तुल्यांक मान लेते हैं। देखो आप कंफ्यूज हो रहे होगे, मैं समझ पा रहा हूँ। इसमें जो जो इस डायग्राम में लिखा है आप इसी को मान लो, क्यों कंफ्यूज होना पा रहा, क्योंकि किताब में जो आपने, अगर आप बुक्स वगैरह देखोगे पुरानी किताबें, उसमें अलग चीज़ मानी गई थी। ठीक है। तो आपने डब्ल्यू ग्राम फ्यूल लिया, स्मॉल डब्ल्यू, इसको आप बर्न कर रहे हो, ये आपका नीचे की तरफ पुट करना है। और जो आपका इस कैलोरी मापक में जो आपने पानी भरा, ये जो पानी आपने फिल कर रखा है, ये डॉट डॉट करके इसको आप कैपिटल डब्ल्यू मान लो, कैपिटल डब्ल्यू लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये ऐसे। फिर जो वाटर इक्विवेलेंट है एम ग्राम है, वाटर इक्विवेलेंट मैं समझा रहा हूँ आपको। वाटर इक्विवेलेंट जो एम ग्राम है, इसका मतलब समझिए। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने ये पानी फिल किया हुआ है, हीट हो रहा है, इस बॉम्ब कैलोरीमीटर से जो एनर्जी निकल रही है, लेकिन इसके बाद जो सराउंडिंग में जो इसका ये बॉम्ब कैलोरीमीटर है, ये भी कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो जितनी हीट ये एब्जॉर्ब करेगा उसको हमने एक रेफरेंस बना लिया है वाटर के इक्विवेलेंट का, तुल्यांक का। मतलब कितने पानी को अगर हीट करेंगे तो वो, जैसे मान लो बोलते हैं ना, जैसे मैंने क्लास में रेफरेंस बताया था कि आपकी एक डाइट, आपकी 10 रोटी, ये सामने वाले की 5 रोटी के बराबर है, वैसे ही हमने क्या किया हुआ है कि हमने यहाँ रेफरेंस ही बना लिया है कि इसका इतने एम ग्राम जो है वो पानी के इतने के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि कुछ हमने पहले से सेट कर रखी कंडीशंस। ठीक है। इस वजह से जो कैलोरी माप का जल तुल्यांक आपको दिया जाएगा, इसको पुट करो एम, डब्ल्यू, T2 फाइनल टेम्परेचर, T1 इनिशियल टेम्परेचर, और स्मॉल डब्ल्यू आपको कितना आपने फ्यूल लिया, ये सबको पुट करो, सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा कैलोरी पर ग्राम में। दैट इज योर यूज ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर। हालांकि अगर आपको अभी समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो। हालांकि मुझे लगता नहीं बस सिलेबस में है, क्योंकि सिलेबस में तो है नहीं है, तो उसके चांस क्लास एग्जाम में पूछे जाने के चांस भी कम है। ठीक है। फिर है आपका अगला, मेटल धातु संक्षारण को उदाहरण से समझाइए। ये फिर से रिपीट हो रहा है, कल वाला सिलेबस है मेटल कोरोजन, आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है। संक्षारण के प्रकार, प्रकार में भी काफी कुछ पढ़ाया था, आप लिख दो। बहुलकीकरण का वर्गीकरण करिए, तो आप बहुलकीकरण के बहुत सारे तरीके हैं।
आप नेचुरल और सिंथेटिक भी कर सकते हो। ठीक है, नेचुरल सिंथेटिक करना वो भी कर सकते हो। आपको लीनियर, ब्रांच या फिर क्रॉस लिंक वो भी कर सकते हो। आपको होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, एडिशन और कंडेंसेशन भी आप कर सकते हो। एडिशन और कंडेंसेशन आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपके सामने बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेरेटिंग ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको पूछा है नायलॉन 66, ये आप वीडियो में जाके देख लेना। ये दोबारा से रिपीट हुआ है, हेक्सा मेथिलीन डायमीन और एडप्रिक एसिड के साथ रिएक्शन आप कराओगे और रिएक्शन की पूरी प्रॉपर्टी आप अच्छे से लिख दोगे बना करके, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। पीवीसी आपको बहुत सिंपल है, पॉली विनाइल क्लोराइड। ये भी हम लोगों को पॉलीमर टॉपिक हमने से अच्छे से बहुत अच्छे से कई बार डिस्कस किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियोस जाके दोबारा से देख लेनी है अगर आपको नहीं आता। पर आई होप कि अब तक आपको, अगर आप सारी वीडियोस देख के यहाँ पर आए होगे तो आपके लिए एक तरह से रिवीजन है ये सिंपल। पेंट क्या है वो शायद समझाइए, पेंट आपके सिलेबस में नहीं है इस साल। ठीक है, कैलोराइजिंग और सैलाइजिंग प्रक्रिया क्या है, तो ये हम लोगों ने गैल्वेनाइजेशन में पढ़ा था, ये क्लास में पढ़ा था कि जब आप वेपर, जो जिंक की वेपर को आप डिपॉजिट करते हो किसके ऊपर, आयरन के ऊपर, ऐसे 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 ऐसे, इसी को हम सैलाइकरण बोलते हैं, है ना। आयरन और जस्टिक के विसरण की प्रक्रिया को सैलाइजेशन कहते हैं। और ठीक है, ड्राई प्रोसेस है, ये आपको जंग से बचाती है। और कैलोराइजिंग क्या है, ये कैलोराइजिंग तो सिलेबस में नहीं है, बट क्योंकि इसमें पूछा गया है तो चलो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। क्या है ये देख लेते हैं इसको एक बार अच्छे से। ये आपका बेस पर पैक सीमेंटीकरण प्रक्रिया कैलोराइजिंग कहते हैं, मतलब सीमेंटाइजेशन, सीमेंटाइजेशन इसको आप बोल सकते हो। इसमें आप एल्युमिनियम के पाउडर को मिक्स करके डुबो कर इसको करते हैं। मतलब बेसिकली वही चीज़ है, हम लोगों ने पढ़ा है ना कि एल्युमिनियम आपकी ज़्यादा रिएक्टिव होती है, तो आपकी मेटल के ऊपर एल्युमिनियम का लेयर चढ़ा रहे हो, तो उसी लेयर को कैलोराइजिंग बोल रहे हैं ये लोग। ठीक है, इस बार इसको आप क्रॉस चेक करके फिर से पढ़ लेना अगर बुक में कहीं मिले तो, ऐसे तो एग्जाम में आने के चांस कम है। 2018 आपका डन हो गया, अब 2017 में चलते हैं। ठीक है, क्योंकि पुराने पेपर है तो आपके सिलेबस से कम मिलते, उनमें काफ़ी रिलेवेंस कम हो जाएगी। ठीक है, आप मत सोचिएगा कि सर टाल रहे हैं। मेरा फोकस इतना है कि जो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो बताना, और कौन कौन से क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है समझना। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों के अगर आंसर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप सर्च कर सकते हो बुक में जा करके भी, और इंटरनेट मीडियम्स का भी यूज़ करके, जो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है लेकिन अगर आपको जानना है तो। जैसे ये आपके सिलेबस में नहीं हटा ये, सेल का व्यापारिक नाम बैटरी बोल देते हैं। ठीक है, तेल गैस या ऑयल गैस का कंपोजिशन, तो ये आपको फ्यूल वाले चैप्टर से आप इसको नोट कर लो, ऑयल गैस का। ठीक है, वैसे उसमें ऑयल गैस तो नहीं था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मेरी स्लाइड में, तो इसको आप ऐसे नोट कर सकते हो यहाँ से ही, ऑयल गैस का। ठीक है, ऑयल गैस में आपका H2 है 55%, CH4 है 30%, कार्बन मोनोऑक्साइड आप 10% ले लो, और O2 रेस्ट जितना बचा आपका, ऐसे करके टेबल बना लो और याद कर लो। जल अच्छा विलायक क्यों है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर विभिन्न विभिन्न पदार्थों को घोलने की शक्ति होती है और इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हाई होता है। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है, ये पोलर नेचर का होता है। पोलर नेचर का मतलब क्या होता है कि जो वाटर है आपका, ऐसे, ये नेगेटिव ये प्लस, ऐसे ऐसे बना लेता है। तो जब भी आपका कोई भी आयनिक पदार्थ होगा, आयनिक मटेरियल होगा, तो वो आपका आसानी से इसमें घुल जाएगा। ठीक है, इस वजह से ये, क्योंकि इसका द्विध्रुव स्थिरांक या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है, इस वजह से इसको सर्वत्र विलायक भी बोलते हैं। आकाश नीला नहीं पूछेगा। तेल और वसा हैं आपके उच्च वसीय अम्ल, तो हटाइए, ये भी हटाइए, ये भी हटाइए। sp2 का पूछा है आपका आकृति और बंध, तो ये बताया था ना BF3 ऐसे, ये sp2 का, तो उसमें बताया था ना मैंने, ये आपका 120 डिग्री होता है, तो यही आपका 120 डिग्री, और ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल त्रिभुजीय समतलाकार, त्रिभुजीय समतलाकार इसकी आकृति है। फिर पूछा है आपका पेन का मोनोमर क्या है, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा ना, एक्राइलोनाइट्राइल इसका ये है आपका मोनोमर, ये एक्राइलोनाइट्राइल ये आपका मोनोमर है, इसी से आपका पॉलीमर बनता है।
पॉलीमर बनाने की विधियां क्या क्या हैं? पॉलीमर बनाने की बहुत सारी विधियां हैं, आप कोई भी ले लो, नायलॉन 66, पॉलीइथाइलीन, पॉलीइथाइरीन, पॉलीस्टायरीन, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, एडिशन, कंडेंसेशन, कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, जो आपको ठीक लगे। एडिशन, कंडेंसेशन, योगात्मक बहुलक, संगनात्मक बहुलक। फिर से इसने पूछा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में क्या डिफरेंस है। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करेगा, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करेगा। इसमें बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है और इसमें खुद ही ऊर्जा होती है, आप समझ जाओ, कर लेना। इसमें मतलब बाहर से इलेक्ट्रिसिटी आपको सप्लाई करनी पड़ती है ना, इसमें नहीं करनी पड़ती। और इसमें कैथोड एनोड कैथोड पोटेंशियल को देख लेना, इसमें एनोड पोटेंशियल देख लेना। और ठीक है, जैसे इसमें आपको लिखा है ना कि ऑक्सीडेशन कैथोड पर होता है, ऑप्शन एनोड पर होता है, गलत है। ठीक है, ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने बताया था कि गैल्वेनिक सेल में टर्मिनल चेंज हो जाते हैं। तो इस वजह से जब टर्मिनल चेंज होते हैं तो एनोड और कैथोड भी चेंज हो जाते हैं। पर एनोड कैथोड का मतलब ये नहीं चेंज होने का कि अब एनोड पे रिडक्शन होने लग जाएगा, नहीं। अब क्योंकि जैसे ये आपकी इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये ऐसे, इसको मैंने एनोड बोला, इसको पहले प्लस बोला, इसको कैथोड बोला, इसको माइनस बोला। अब ये आपका माइनस हो जाता है, ये आपका प्लस हो जाता है। बट अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको एनोड नेगेटिव बोल दो, नहीं। आप ये बोलो कि एनोड नेगेटिव हो जाएगा, ये चलेगा। बट आप ये नहीं बोल सकते कि एनोड पर आपका रिडक्शन होने लग जाएगा, नहीं, क्योंकि एनोड अब हटके ये हो जाएगा। एनोड पर आपका ऑक्सीडेशन होने लग जाएगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन हमेशा होगा। ये स्टेटमेंट गलत है, इसको आप एरर मानो। ठीक है, एनोड पर आपको ऑक्सीडेशन नहीं कराना है। टर्मिनल चेंज होगा तो साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। अब जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होगा हम उसको एनोड बोलेंगे। ठीक है, पहले से हमारा फिक्स नहीं होता है कि यही एनोड है, यही कैथोड है। जल की कठोरता के कारक लिखिए। ये आपको ऑलरेडी पता हुआ है, ये आपके 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के नाम लिख दो, सूत्र लिख दो। और ये पानी में घुल जाते हैं तो हार्डनेस बना देते हैं। स्थायी कठोरता के बारे में लिख दो, अस्थायी कठोरता के बारे में लिख दो, इसकी यूनिट्स लिख दो। अगर देखिए, अगर क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है, 5 मार्कर है, तो आपको तो लिखना ही पड़ेगा ना, इसकी यूनिट्स कौन कौन से हैं। इसको दूर कैसे करोगे आप मतलब, अगर आपका अब ज्यादा आ रहा है जलीय कठोरता के बारे में, से पूछा है कारक लिखिए, तो कारक में आपको केवल यही पूछना है, 6 के 6 आप लिख दो, दैट्स इट। इसके अलावा अगर पूछा जाता है तो आपको मन करता है आप ये लिख दो, स्थायी कठोरता क्या होती है, स्थायी कठोरता क्या होती है। इन 6 में से ये 4 जो होते हैं आपके स्थायी कठोरता के लिए हैं, बाकी जो 2 हैं आपके बाइकार्बोनेट्स, वो आपके अस्थायी कठोरता के लिए हैं। स्थायी कठोरता को कैसे दूर करोगे? आप जियोलाइट परमुटेट मेथड से अस्थायी को बॉयल करके दूर कर सकते हो। ऐसे 2-3 पॉइंट लिख दो। आप यूनिट लिखना चाहो यूनिट लिख सकते हो, दैट इज मोर देन इनफ। मोर देन इनफ, इतना आप लिख दोगे तो आपको बेस्ट मार्क्स मिलेंगे। फिर अगला आपका कोल गैस के बारे में आपको लिखना है। कोल गैस पे टिप्पणी करिए। तो कोल गैस में बेसिकली वही है, आप कोल गैस जाओ, मेरे स्लाइड से उठाओ टेबल से। उस टेबल में जो जो कंपोजिशन लिखा है, देखो आप हर जगह कंपोजिशन देखोगे आपको अलग अलग मिलेगा, तो सब मत याद करो, कंफ्यूज हो जाओगे। उस टेबल में जो कंपोजिशन लिखा है उस कंपोजिशन को याद कर लो, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू याद कर लो, कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, और उसका यूज कहाँ कहाँ पर, बस 3 चीज याद कर लो, दैट्स इनफ। आपको तो नहीं लिखना है, रिएक्शन रिएक्शन ना हो कोई बात नहीं। ऑयल गैस क्या होती है, फिर से देखो रिपीट हो रही है आपकी। तो ऑयल गैस कहीं एक जगह पे याद कर लो कंपोजिशन वाइज, जैसे ये याद करी, इसी को याद कर लो, दैट्स इट, इनफ है। ये रिएक्शन आप लिखो ना लिखो चलेगा। स्नेहक के अनुप्रयोग लिखिए। तो ल्यूब्रिकेंट के यूज लिखने हैं। तो स्लाइड में दिया हुआ है ना ल्यूब्रिकेंट के यूज, कि धातु की सतह में मशीनों की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए, बियरिंग को कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, हीट लॉस को कम करने के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, स्मूथनेस को कम बढ़ाने के लिए। तो आप कूलेंट की तरह है। तो आपको जितने भी मैंने स्लाइडें बताए हुए हैं, स्लाइड मतलब जो हमारा फ्यूल लुब्रिकेंट वाला टॉपिक है, उसमें जो मैंने यूट्यूब वीडियो में बताया हुआ है, आप उसी को देख के आप अच्छे से कर लो। इतने सारों को बार बार लिख के याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लुब्रिकेंट जो हमने पढ़ा है उसी को आप रिवाइज कर लो एक बार। फिर है आपका सोडा लाइम विधि और जियोडाइट विधि। ये तो अब हम लोग अच्छे से पढ़ाई है क्लास में, तो इसको आप क्लास नोट्स में या फिर अपनी बुक से रिवाइज कर लो एक बार। सोडा लाइम विधि क्या होती है, और आपको देखो इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको बेसिकली क्या करना है, आपके पहले तो कंपेयर करने को आएगा नहीं, कंपेयर करने को अगर आता भी है तो आपको क्या करना है, सोडा लाइम विधि में जो आप प्रोसेस यूज करते हो उस प्रोसेस के बारे में लिखो। फॉर एग्जाम्पल के लिए चलिए मैं बताता हूँ। जैसे आपकी सोडा लाइम विधि है और ये आपकी जियोलाइट विधि है। तो यहाँ पर जियोलाइट का फॉर्मूला लिखो, Na2Al2Si2O8.X H2O। और कैसे आप इसको आयन को एक्सचेंज करते हो, कोई एक इम्प्योरिटी ले लो, CaCl2 मान लो, तो आपका CaZ बन जाएगा प्लस 2NaCl। ये प्रोसेस हो गई एक आपकी हार्डनेस दूर करने की। इस तरह यहाँ पे सोडा लाइम प्रोसेस में आप क्या करते हो, सोडा यूज करते हो। सोडा में आप क्या यूज करते हो, कास्टिक सोडा, NaOH मान लो यूज करते हो। लाइम में आप क्या यूज कर सकते हो,
तो लाइम में आप कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हो, ठीक है। तो आप जो सोडा लाइम मेथड में जो यूज कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको इसी के बारे में अच्छे से लिख देना है, ठीक है। इसी की आपको रिएक्शन लिख देनी है अच्छे से। तो आपका जो है काम बढ़िया से, कि कैसे कैसे आपकी इम्प्योरिटीज होती हैं, और आप प्रोसेस भी लिख सकते हो डिस्क्राइब करके, कि इसमें आप डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। तो सोडा लाइम में ये थोड़ा एरर है इसमें। सोडा लाइम में आप लेते हो सोडा का धावन सोडा, आपको क्लास में बताया था, जो Na2CO3 से है मिलके बना होता है। और लाइम, तो ये आपका होता है लाइम, मतलब चूने का पानी। वैसे CaO सही था। CaO को जब आप क्या करोगे, तो वाटर मिलाओगे इसमें, तो आपका ये CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। बेसिकली आपका ये और ये दोनों मिलके आपके सोडा लाइम प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप कोई भी इम्प्योरिटी लेकर के इसको दूर कर सकते हो। जैसे MgCl2 की, मान लो आपने NO2CO3 से रिएक्शन कराई, तो आपको MgCO3 बन जाएगा और NaCl बन जाएगा, ठीक है। और आपका ये आपकी परमानेंट हार्डनेस को दूर कर रहा है, ठीक है। ये देखिए आपकी NaCl बन के निकल गया ना, मतलब MgCO3 बन के निकल गया। तो यही तो आप चाहते थे, MgCO3 बन के प्रेसिपिटेट हो गया। और जो आपका COH का होल ट्वाइस है, इसका यूज आप करते हो कहाँ पर, ये आप यूज करते हो टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने में। टेम्परेरी हार्डनेस अभी क्या है, मान लो CaHCO3 की हार्डनेस है, तो ये आपका क्या बना देगा, 2CaCO3 और 2 वाटर। ये रिएक्शन हम लोगों ने क्लास में डिस्कस की हुई है ना, कैसे करते हैं। बेसिकली ये आपका CaCO3 बना के हट जाएगा, ये आपकी टेम्परेरी हार्डनेस भी आपकी दूर हो गई। ओके, इस तरह आप दोनों को लिख सकते हो, दैट्स इनफ। फिर आपका अगला क्या है, ये हटा दो, आपको नहीं सिलेबस में। फिर आपका पपड़ी से होने वाली हानियों के बारे में लिखिए, मतलब जो आपका स्केल ऑस्टोलॉजी है उसके बारे में पूछ रहा है ये आपके वाटर वाले टॉपिक में साफ साफ बुक में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, कैसे पपड़ी बन जाती है। बॉयलर में अगर आपकी बॉयलर है और इसमें अगर आपकी पपड़ी जम गई है, तो सोचो आप, अगर ये पपड़ी यहाँ जम गई है, तो बॉयलर में एक तो हीट ज़्यादा लगेगी, आपका फ्यूल ज़्यादा खर्च होगा, बॉयलर आपका ब्लास्ट कर सकता है, उसमें दरारें पड़ जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो उसको डैमेज करेंगी। तो यही आपका कार्य क्षमता पर असर पड़ेगा, इंजन खपत हो जाएगी, ब्लास्ट की स्थिति उत्पन्न है, सुरक्षा कमजोर जाएगी। पपड़ी दूर करने के उपाय बताए थे, एक मैकेनिकल तरीका बताया था। मैकेनिकल मतलब कि आप SCL से भीगा हुआ कपड़ा लोगे और इसको स्क्रैच मारोगे, लोहे की रॉड में कपड़ा लगा के आप इसको स्क्रैच करोगे, ऐसे ऐसे आप इसको स्क्रैच करोगे। दूसरा क्या बताया था, कि आप पहले तो प्योर वाटर यूज़ करो, मैकेनिकल प्रोसेस यूज़ करो। और इसके अलावा मैकेनिकल प्रोसेस हो गया और प्योर वाटर हो गया। फिर इसके अलावा हम लोगों ने सब भी तो देखा था ना, कि फॉस्फेट कंडीशनिंग आप कर सकते हो। मतलब आप अपना फॉस्फेट, अगर आप फॉस्फेट का सॉल्यूशन आप यूज़ करोगे, तब भी आप इसको दूर कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो पपड़ी को, बॉयलर की जो पपड़ी है। फिर आपसे पूछा है अपक्रमण, अपक्रमण आपका प्राइमिंग है। अपक्रमण क्या है आपका, अपक्रमण है आपका प्राइमिंग। वही बताया था, जब हम बॉयलर को गर्म करते हैं, भाप बनाते हैं, स्टीम बनाते हैं, तो भाप के साथ साथ कुछ जल के कण, कुछ पानी भी साथ में चला जाता है। इसी को अपक्रमण कहते हैं। अपक्रमण इसलिए, इसका नुकसान क्या होगा, क्योंकि अगर आपका पानी का लॉस हो जाएगा तो नुकसान ज़्यादा होगा, आपको क्वालिटी ऑफ स्टीम नहीं मिलेगी, अमाउंट जो बनेगा हीट का वो भी कम होगा। और आपकी जो बॉयलर की डिज़ाइन भी सही नहीं है, इसका मतलब है, ठीक है। और आपकी स्टीम बहुत जल्दी फ्यूल ज़्यादा खत्म होगा, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। VOD COD फिर से रिपीट हो रहा है, देखिए आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा। फिर वैद्युत रासायनिक और उसकी उपयोगिता बताएं, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की उपयोगिता क्या है, ये पूछा है इसने। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी हम लोग लेक्चर 1 में डिस्कस किया था ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपकी बैटरी है, आपके सेल हैं, आपका एनोड कैथोड, जंग लगना, और आपका इलेक्ट्रोप्ले, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले टॉपिक में जो जो कुछ भी पढ़ा है, वही इसकी उपयोगिता है। जैसे आप धातुओं का रख रखाव कैसे कर सकते हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप कैसे कर सकते हो, वैद्युत धातु लेपन आप कैसे कर सकते हो, वही है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मेटलर्जी, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ठीक है। इसके अलावा आपका बैटरी आपकी इतनी सारी हो गई, फ्यूल, सोलर, बहुत सारी चीज़ें हैं ना जहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज़ करते हो, तो वो सब आप लिख सकते हो। फिर आपका पेपर ये भी डिस्कस हो जाता है 2017 का भी। अब आते हैं 2016 पर, वापस से रिपीट हो रहा है। पेन का मोनोमर क्या है, एक्राइलो नाइट्राइल। IUPAC हट गया है, ये भी हट गया है, ये भी हट गया है,
ये भी हट गया है, ये भी हट गया है, EDTA फिर से रिपीट हो रहा है। NH3 का बॉन्ड एंगल पूछ लिया है आपसे, तो NH3 का तो बॉन्ड एंगल हम लोगों ने पढ़ा ही था ना। एक सेकंड, ये सेव हो जाए, बहुत टाइम लेता है सेव होने में। NH3 का तो बॉन्ड एंगल हम लोगों ने पढ़ा ही था ना, ये 160 डिग्री के आसपास होता है। पहले जो CH4 था उसमें 109 था, ये 109.5 डिग्री था, लेकिन इसमें लोन पेयर हो रहा है, क्यों? VSEPR थ्योरी की वजह से, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है, ऐसे ऐसे यहाँ भी हो रहा है। तो रिपल्सन की वजह से क्या होगा, ये जो बॉन्ड पहले 109 था इससे कुड़ करके 107 बचेगा। तो यही इसने पूछा है। फेनन क्या देखिए फिर से रिपीट हो रहा है, फोमिंग, तो वही है, झाग बनने की प्रक्रिया, IUPAC हटा दिया गया है। अपक्रमण फेनन फिर से आ गया, देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है ये, आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BOD COD आपका फिर से रिपीट हो रहा है, ध्यान रखिएगा इसका। बैकेलाइट क्या है, फिर क्या पूछा है इसने, स्नेहक को समझाइए, ये लुब्रिकेंट पूछ लिया इसने। तो लुब्रिकेंट आपको बताना, उसको डिफाइन करो पहले आप, उसकी यूजेस लिखो, आइडियल ल्यूब्रिकेंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब आदर्श स्नेहक की परिभाषा है, आदर्श स्नेहक की क्वालिटीज, कि इसका टेम्परेचर, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट बड़े ज़्यादा होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, स्मूथ हो, विस्कोसिटी ज़्यादा हो, और श्यानता से सूचकांक कम ज़्यादा हो, ये सब आप पढ़ लेना एक बार अच्छे, ठीक है। ज्वलन बिंदु कम हो, ज्वलन बिंदु ज़्यादा हो, इस तरह की थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। इसके बाद आप टाइप भी लिख सकते हो, डेफिनेशन के बाद इसके टाइप्स। तो डिपेंड करेगा आपको कितना आता है और क्वेश्चन नंबर कितने का। अगर ये 5 नंबर का पूछा है तो आप सब कुछ लिख दो, दो तीन तीन लाइन सबके बारे में। अगर 2 नंबर का पूछा है तो केवल डिफाइन करो और सॉलिड लिक्विड के बारे में लिख दो और यूज से लिख दो, दैट्स इनफ। बैकेलाइट के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। थर्मोसेटिंग मतलब बहुत हार्ड हो जाता है ये आपका बनता है किससे, फॉर्मेल्डिहाइड से और फिनॉल से। ये रिएक्शन आपको पूरी लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और बैकेलाइट का यूज कहाँ कहाँ होता है, बाल्टी, बर्तन, सुरक्षा कोटिंग, ये सब में, ठीक है। पेन क्या है, फिर से रिपीट हो रहा है, पॉलीएक्रिलेट, देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है ये। गैल्वेनिक सेल क्या है, हम लोगों ने क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, यही रिएक्शन तुम लोगों ने पढ़ी थी, अगर आपको याद होगी, ये सेम रिएक्शन। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, डायग्राम बना दोगे गैल्वेनिक सेल का, हो जाएगा आपका। ये सेम डायग्राम हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है। ये जिंक, ये कॉपर, ये सॉल्ट ब्रिज यहाँ से, और यहाँ से सर्किट कंप्लीट करना हमें, यहाँ ZnSO4, यहाँ CuSO4, और जो रिएक्शन लिख दो आप पूरी इधर, इधर, ये एनोड, ये कैथोड, ठीक है। आप इसको अच्छे से देखना चाहो, अच्छे से देख लो एक बार, आपको डायग्राम बनाने की इच्छा हो तो ये PDF में आपको भेज दूंगा, आप देख सकते हो। बाकी बुक में आपको आसानी से मिल जाएंगी सारी चीजें। अशुद्ध पेट्रोलियम को शोधन कैसे करते हैं, हट चुका है सिलेबस से आपके। स्नेहन क्या है, आवश्यक गुण लिखिए, ल्यूब्रिकेंट पूछ रहा है फिर से आपका आ गया। ल्यूब्रिकेंट क्या है और कैसे करते हैं, वही सब पूछा है, ठीक है। इसकी आवश्यक गुण मतलब वही आइडियल ल्यूब्रिकेंट कैसा होना चाहिए, या ल्यूब्रिकेंट की प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए, यही पूछा है इसने बेसिकली। वही तापमान कम होना चाहिए, विस्कोसिटी इंडेक्स अधिक होना चाहिए, अधिक तापमान पर स्थिर बना रहे, दो घर्षण भी से कम करे, अच्छी अच्छी बातें सारी लिखनी है। पेट्रोल की गुणवत्ता कैसे करते हैं, ऑक्टेन संख्या से। तो जहां भी आपको ऑक्टेन नंबर का है अच्छे से लिख दो, इसका आप लिख दो, आइसो ऑक्टेन और एनहेप्टेन से मिलके बनता है। जब 100 होता है ऑक्टेन संख्या तो अच्छा माना जाता है, जब 0 होता है तो बहुत कम होता है, वो उसका परसेंटेज होता है। एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी को मेजर करने में काम में आता है। एंटी नॉकिंग के बारे में आप एक लाइन लिख दो कि एंटी नॉकिंग क्या है, जब फ्यूल कंबशन अच्छे से नहीं हो पाता, इनकम्प्लीट होता है, तो मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होता है। तो उसी मेटेलिक साउंड को कम करने के लिए आप फ्यूल की क्वालिटी बढ़ाते हो, और वो आपको ऑक्टेन संख्या से मेजर करते हैं, तो उसी के बारे में आपको लिखना है, ठीक। फिर आपका पूछा है C10 के बारे में, नहीं पूछा, आप इग्नोर कर सकते हो लिखना, जब ऑक्टेन पूछा है तो ऑक्टेन लिखेंगे, अगर डीजल के बारे में पूछता तो आप C10 लिखते हैं। फिर पूछा है EDTA क्या है, इसके उपयोग बताइए। EDTA का स्ट्रक्चर आपका ये है, क्लास में मैंने कहा था कि आप चाहो तो यहाँ पर भी CWNA लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको नहीं लिखना तब भी चलेगा, ये स्ट्रक्चर भी ओके है। मैं एक बार से फिर से देख लेता हूँ, स्ट्रक्चर को फिर से देख लेता हूँ, CH2CH2N, CH2COH, 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 ठीक है। ये स्ट्रक्चर भी ओके है। क्लास में हालांकि यहाँ पे Na और यहाँ Na लगवा दिया था, अगर आप ये भी लिख देते हो तब भी यूज है, क्योंकि हम लोग ये वाला फॉर्म एक्चुअल में यूज करते हैं, रिएक्शन में हम लोग एक्चुअल में ये वाला फॉर्म यूज करते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हो।
और अगर आपको Na नहीं लिखना है, आप सिंपली इतना बना दोगे तब भी चलेगा। ऐसे भी लिख दोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये भी सही है, क्योंकि इसमें हमने इसको रिप्लेस नहीं किया बस। तो आपको पता है कि इस ईडीटीए का उपयोग कहाँ है? ईडीटीए का मैंने बताया था, ईडीटीए से हम क्या करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं वाटर की हार्डनेस को। मतलब कि वाटर की हार्डनेस कितनी पीपीएम है, ये पता लगाता है हमें क्या, ये पता लगाता है हमारा ईडीटीए। याद होगा आपको, मैंने बताया था, क्या बताया था, इसको फिर से एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि फिर से आपका नया लग रहा है आपको। इंसर्ट ब्लैंक पेज। हम लोगों ने, मैंने क्या बताया था कि जैसे मान लो जो आपका ईडीटीए है, मैंने बताया था ना कि आपका जैसे मेटल है, या फिर कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम है, जो पानी में हार्डनेस पैदा करते हैं, CaSO4, CaCl2, MgS4, MgCl2 सब है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं आपके, पहले EBT से रिएक्शन करके CaEBT बना लेंगे। मतलब कोई भी आप एक ले लो, मैंने कैल्शियम ले लिया, ठीक है। फिर उसमें आप क्या करोगे, आप उसमें EDT मिलाओगे, तो क्या हो जाएगा कि EDT का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो CaEDT बन जाएगा अलग, और ये आपका EBT अलग निकल जाएगा रेस्ट। तो इसका एक अलग कलर होता है, इसका एक अलग कलर होता है, इसका रेड, इसका ब्लू, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि आपकी जो हार्डनेस है, आप इसको अच्छे से मेजर करके, चेक करके क्वांटिफाई कर सकते हो। क्वांटिफाई मतलब समझ रहे हो ना आप बता सकते हो कि कितने पीपीएम आपकी वो है। मैं एक बार इसको आपके उससे देख लेता हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू से, थोड़ा सा अच्छा आइडिया लग जाएगा इसी बीच। एक्चुअल में, हाँ, ये जो आपका MeBT होता है, ये आपका रेड कलर का होता है, और ये आपका ब्लू कलर का होता है, ओके। तो आप इस प्रोसेस के थ्रू, जैसे मैंने सिर्फ सी ए के लिया है, इस प्रोसेस के थ्रू आप मीजर कर सकते हो। मीजर मतलब कि कितने पीपीएम आपका हार्डनेस है। हम बेसिकली क्या करेंगे, हम जितना हमारा ईडीटी खर्च हुआ होगा, जितना ईडीटी खर्च हुआ होगा उसके बेसिस पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना कैल्शियम और मैग्नीशियम उस पानी के अंदर है। तो जितना हमें पता चलेगा कि कितना कैल्शियम और मैग्नीशियम उस पानी के अंदर है, तो उस बेसिस पर हम बता सकते हैं कि कितने पीपीएम आपकी हार्डनेस है। हमें उस कैलकुलेशन में नहीं जाना, बस एक खाली एक अप्रोच समझनी थी, ठीक है। तो यही आप इसको अच्छे से एक बार आप पढ़ लेना। जल के जीवाणुनाशन की विधियां तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर। वही वही आपको घूम फिर के वही सब आएगा, क्लोरीनीकरण, ओजोनीकरण, यूवी, रिवर्स ऑस्मोसिस और क्लोरामीन। एक दो रिएक्शन आप लिख दो, वही सिंपल वाली जो मैंने बताई थी, कल भी बताई थी। ये जो HOCl है आपका, ये नीचे जाएगा, HCl प्लस नवजात ऑक्सीजन बनाएगा। नवजात ऑक्सीजन आपका बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करेगा। पानी को बॉयल करना, क्लोरामीन, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर आपका विस्कोसिटी पर टिप्पणी लिखिए। तो हम लोगों ने फ्यूल वाले टॉपिक में पढ़ा है ना, लुब्रिकेंट वाले में, विस्कोसिटी क्या है, श्यानता सूचकांक, तो वही है, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना विस्कोसिटी को, ठीक है, इतना डायरेक्टली नहीं आएगा। फिर आपका अगला 2015 का पेपर है, आज हम लोग पूरा खत्म करेंगे। थोड़ा टाइम वीडियो लंबा हो सकता है, आप मेरे साथ बने रहिए। इस सिलेबस में नहीं है। क्वांटम संख्या क्या होती है, सिलेबस में है। क्वांटम संख्या वही आपका NLMS, ये आपको चारों के बारे में लिखना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, ये एजीमुथल क्वांटम संख्या, ये मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, ये स्पिन क्वांटम संख्या। ये चारों आपकी क्वांटम संख्याएं हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछा है 3p कक्षक में इलेक्ट्रॉन के लिए L और M का मान बताइए। तो ये आपका 3p ऑर्बिटल है, क्या है ये 3p, ये है आपका 3p। तो आपका इलेक्ट्रॉन ये 3p है, तो आपका देखिए, ये आपका 3p है ना। तो इसके लिए आपने पूछा NLMS, तो L और M को पूछा है, तो आपको N=3 हो जाएगा, ये तो पता है हमें। और p ऑर्बिटल के लिए मैंने L का मान क्या बताया था, 1, बताया था कि नहीं बताया था। p ऑर्बिटल के लिए मैंने L का मान क्या बताया था, 1 है। तो इसका जो L=1 हो जाएगा, तो M क्या हो जाएगा, -1 से +1। तो ये -1, 0, +1। तो आपको बेसिकली लिखना है L वैल्यू इसकी 1 होगी, और M वैल्यू आपकी -1, 0, +1। ये तीनों कोई भी हो सकती है, क्यों, क्योंकि इसने ये नहीं बोला किस इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है। 3p कक्षक में इलेक्ट्रॉन के लिए, अभी इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो इसलिए आप इसको यहीं पे छोड़ दो, N=3, L=1 और M=2 तीनों लिख दो आप, यही आपका आंसर है।
गोबर गैस के लाभ लिखिए। तो गोबर गैस के लाभ कैसे लिखोगे आप? तो फ्यूल बनाने के काम में आता है, ईंधन के रूप में काम में आता है, और क्योंकि बहुत सस्ता मिल जाता है आसानी से, तो बहुत सस्ता मिल जाता है आसानी से, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको इसको यूज करते हैं। ठीक है। फिर आपका अगला है डी ब्लॉक के थ्रू हट गया, सिलेबस हट गया आपके। ठीक है। फिर है आपका, एक सेकंड सॉरी, हाँ, जल गैस क्या है, वाटर गैस क्या है, ये आपसे पूछा गया है। वाटर गैस से आपको वापस से मेरी टेबल में जाएंगे। आपको तीन चीज याद रखनी है, कंपोजिशन, इसको मत देखिए, ठीक है, कंपोजिशन, कैलोरीफिक वैल्यू, ये आपका CO+H2 से मिलकर बनता है, और इसके यूजेस। बस उसी टेबल को आप रिवाइज कर लीजिए, दैट्स इनफ, अलग से आपको कुछ नहीं पढ़ना। ओजोनाइजेशन क्या है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ओजोनीकरण बेसिकली पूछ रहा है आपसे। ये जो आपका O2+ नवजात ऑक्सीजन बनती है, यही आपको क्या करती है, ओजोनीकरण आपके बैक्टीरिया वायरस को खत्म करती है। एक बार इसको अच्छे से देख लो, तो आपका काम हो जाएगा, बैक्टीरिया वायरस को खत्म करना। और इसके लाभ क्या है, क्योंकि थोड़ा रख रखाव लागत, अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, आप इनको पढ़ लो। ठीक, पर महंगा होता है थोड़ा, हानि, ठीक है। जल की कठोरता का निवारण आप कैसे करते हैं, हार्डनेस को कैसे दूर करोगे, आपको पता है, टेम्परेरी होगी तो बॉयल करके, परमानेंट होगी तो आप सोडा लाइम जियो लाइट आयन एक्सचेंज कोई विधि यूज कर सकते हो। वापस से रिपीट हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूल आपका सिलेबस में नहीं है, हालांकि पिछले साल इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो न्यूक्लियर फ्यूल आपके बारे में आप एक बार पढ़ लेना। नाभिकीय ईंधन वही होता है आपका फिजन, नाभिकीय विखंडन, यूरेनियम होता है ना, यूरेनियम को ब्रेक कर देते हैं हम, तो छोटे छोटे आपके एटम्स बनेंगे और साथ में एनर्जी निकलेगी। यही एनर्जी जो होती है आपकी न्यूक्लियर फ्यूल के काम में आती है। बायोगैस के उत्पादन की विधि, अब उत्पादन वगैरह हट चुका है, अब खाली रेलिवेंस आता है। तो आप बायोगैस का पहले कंपोजिशन याद कर लेना, इससे मत याद करना, जो मेरी टेबल है उसी से याद कर लेना। ठीक है। बायोगैस या गोबर गैस इसी को बोलते हैं, ठीक है। कितना मीथेन है, कितना एन है, कितना वो, देखो आप अगर अगर इस पूरी पीडीएफ से याद करते रहोगे तो आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। आप जो मैंने जितना मैंने पढ़ाया, मेरे नोट्स को फॉलो करो, इसको खाली क्वेश्चन देखने के लिए यूज करो। नष्ट समीकरण सिलेबस में नहीं है इस साल आपके, हालांकि अगर आपको याद करना है तो आप उस समीकरण को याद कर सकते हो वैसे। योगात्मक और संगनात्मक बहुलक में अंतर, ये आपका एडिशन है, ये आपका कंडेंसेशन है। फिर से बार बार चीज रिपीट हो रही है, तो दोबारा डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। फिर है आपका VSEPR थ्योरी, कल हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी। तो लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्सन, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, फिर बॉन्ड पेयर में। वही आप एग्जाम्पल लिख दो, NH3 का, H2O का और CH4 का, तीनों के स्ट्रक्चर बना दो, और बता दो इसमें 109 डिग्री होता है, इसमें 107 डिग्री होता है, और इसमें 104 डिग्री होता है। कैसे आपका स्ट्रक्चर जैसे बनाया था ना क्लास में, ऐसे ऐसे बता दो कि इनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है, तो ये आपका रिपल्सन की वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल 104 हो जाएगा। यही ये पूछ रहा है बेसिकली। ठीक है। या फिर NH3 के केस में आप ला दो ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये आपका 107 हो जाएगा। आई होप आपको याद आ गया होगा, हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। सिग्मा और पाई वही बना दो, हेड हेड कोलिजन, और ये आपका पार्शियल कोलिजन, साइड साइड ओवरलैपिंग, यही है। एक बार आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। ये रिपीट हो रहा है, ठीक, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन मैंने स्किप किया है जो आपको टफ लग रहा है, तो मैं उसको आप कमेंट करिएगा। बाकी बच्चे भी हेल्प करेंगे आपकी समझने में, ठीक है, नहीं तो मैं खुद कमेंट कर दूंगा। क्वांटम संख्या के बारे में बताइए, NLMS, कितना सिंपल है। ये हम लोग एक इनके बारे में लिखो, ये क्या होता है, किसके बारे में बताता है, ये लिख दो। ये प्रिंसिपल क्वांटम ऊर्जा के बारे में बताता है, ये आपके कक्षक के बारे में बताता है कि SPDF में क्या होगा। ये M बताता है उस पर्टिकुलर कक्षक में किसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, स्पिन आपका +½ और -½ के बारे में बताता है। डी ब्लॉक तक तो हट चुका है, सिलेबस में नहीं है। बफर हट गया है। धातु संक्षारण हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वापस से बार बार पढ़ने का मतलब नहीं है। फिर पूछा है रासायनिक और इलेक्ट्रो रासायनिक संक्षारण बताइए, तो ये आपका ड्राई कोरोजन, ये आपका वेट कोरोजन। इसी को आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रसायन, इलेक्ट्रोलाइटिक भी बोलते हैं, जैसे लोहे पे जंग लगने वाला बताया था। इसमें क्योंकि एनोड कैथोड और छोटे छोटे वाटर की जो बूंद है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगी, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक कोरोजन बोलते हैं। रासायनिक में आपके ग्रेफाइट, जैसे सिल्वर का सल्फाइड बन जाएगा, कॉपर का कार्बोनेट बन जाएगा, तो तांबे पे हरे रंग की परत, ये सब आपके रासायनिक में आते हैं, ठीक है। और ये आपके इलेक्ट्रोलाइटिक में लोहे पे जंग लगना।
याद आ जाएगा आपको अगर देखोगे तो इस तरह करके आपका 2015 भी आपका हो गया डन। आपको बेसिकली इनमें क्या करना है, एक सेकंड इससे हो जा रहा है पीडीएफ आपका। आपको बेसिकली क्या करना है, आपको ड्राई कोरोजन या रासायनिक कोरोजन के बारे में डेफिनेशन लिखनी है और एग्जाम्पल लिख देने हैं कि जैसे सिल्वर का सल्फाइड बनना, क्लोराइड का ऑक्साइड्स, बॉक्साइड्स, ये सब ऑक्साइड्स वगैरह, कार्बोनेट्स वगैरह बनना। इलेक्ट्रोलाइटिक में आप एनोड कैथोड और जंग लगने का डायग्राम बना सकते हो, दैट्स इट। और संक्षारण के बारे में इन जनरल आप बता सकते हो डिफाइन करके, जो आपसे पूछा गया है, ठीक है। फिर आपका 2014 का पेपर, इसने पूछा है कि कितने ध्रुवीय कितने अध्रुवीय दोनों बंध हैं। किसमें दोनों बंध हैं, तो इस क्वेश्चन को इग्नोर करिए आप, ठीक है। जान दीजिए, सबसे कम अल्टीमेट हटाइए इसको। ये आपका कोल गैस के बारे में पूछा है, तो सेम आप मेरे टेबल पे जाइए, आपको मिल जाएगा। अगर टेबल पे ना मिले तो आप उसको रेफर कर सकते हैं, पर उसमें है। ये हटाइए, ये हटाइए, वापस से आ गया ऑयल गैस। देखिए फिर से रिपीट हो रहा है, तो एक बार आप एक काम करिए, कोल गैस और ऑयल गैस, इसका कंपोजिशन अलग से अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, उसी को बार बार याद करिएगा, बार बार अलग अलग मत लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि अब जितनी जगह पढ़ेंगे कुछ अलग मिलेगा। सीएनजी, देखिए सीएनजी भी आ गया आपका, ठीक। कंप्रेशन एनर्जी आपको मेरी टेबल में दिया हुआ है। मेरी टेबल मतलब कौन सी टेबल, मेरी टेबल मतलब जो मैंने फ्यूल और ल्यूब्रिकेंट जो आपको यूट्यूब पे पढ़ाया है, उसको आप तीनों वीडियोस देखेंगे तो आपको एक पार्ट, किसी पार्ट में टेबल मिल जाएगी जिसमें कंपोजिशन लिखा है, यूजेस लिखा है, सब लिखा हुआ है, ठीक है। आपको वही याद करना है, दैट्स इट। एलपीजी का पूछ लिया, देखिए यहाँ पे, यहाँ प्रोड्यूसर गैस का पूछ लिया है, वाह। मतलब अगर आप उस टेबल को पढ़े होते तो इसी एक टेबल से आपके 1 2 3 4 4 मार्क्स से क्वेश्चन ऐसे ही आ गए, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन हिट हो रहा है। स्नेहन क्या है, ल्यूब्रिकेंट, ल्यूब्रिकेशन की प्रोसेस, मतलब जो आपके दो मेटल हैं उनके बीच में अगर आप कोई ऐसा लिक्विड दोगे जो उनके बीच फ्रिक्शन को कम करेगा, उसी को स्नेहक बोलते हैं, स्नेहन बोलते हैं। ये बॉम्ब कैलकुलेटर क्वेश्चन है, पहले आता था, अब नहीं आएगा। बाकी अगर आपको मन है तो आप इसको देख सकते हो, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया था आपको सेम फार्मूला, ये एच सी वी बोल के, यही बोला था ना मैंने, एच सी वी, M+W T2 - T1/W, यही है, ठीक है। तो आपको सारी वैल्यूज पुट कर देनी है यहाँ पे ऐसे, आंसर आपका आ जाएगा कैलोरी पर ग्राम में, ठीक। बूना एस बूना एन हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कर चुके हैं। आप पुराने वीडियोस देखिएगा पीवाईक्यू के, पीवाईक्यू पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देखेंगे तो आपको ये सवाल सॉल्व मिल जाएगा उसमें अच्छे से। पेट्रोलियम शोधन हट चुका है, आईयूपीएसी हट चुका है, बूना एस बूना एन फिर से आ गया। देख लीजिएगा सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ये ऐसे जो इनको जोड़ता है, ये साल्ट ब्रिज यही होता है। इसका काम क्या होता है, हम लोगों ने कल की क्लास में पार्ट 2 में देखा था। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए, विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए, सर्किट को कंप्लीट करता है। और जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं आपस में मिल ना पाए, इसके लिए साल्ट ब्रिज इनको रोक के रखता है। आवेश के जमाव को रोकता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एक तरफ बहुत ज्यादा कलेक्ट ना हो जाए, उनकी वजह सेपरेशन मेंटेन रहे, बेसिकली वही विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। इलेक्ट्रॉन को गतिमान रखने के लिए इलेक्ट्रॉन के सर्किट को पूरा करता है। 4 पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिलने से रोकता है इलेक्ट्रोलाइट को, पॉजिटिव नेगेटिव कंसंट्रेशन, जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है दोनों तरफ कंसंट्रेट ना हो जाए उसको भी रोकता है। विद्युत उदासीनता, पॉजिटिव नेगेटिव में न्यूट्रलिटी बनी रहे उसको बनाते रखता है, और सर्किट को कंप्लीट करता है। ये आपका रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, ये हम लोग कई बार क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, वाटर वाले टॉपिक में वही है ये। प्रतिलोम परासरण, इसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, प्रतिलोम परासरण। जल को रोगाणु मुक्त रखने की विधियां स्टरलाइजेशन की पढ़ रखे हमने, उबाल, क्लोरीमीन, क्लोरीकरण, ओजोनीकरण, उबाल कर, यूवी। आप कोई मेथड यूज करो, ठीक है। एक दो रिएक्शन लिख दो, जैसे यूवी O3 वाली लिख दो एक आप, बेस्ट है आपके लिए। और HCl वाली, HOCl वाली लिख दो, मतलब HOCl HCl प्लस, ये बना देगा। ब्लीचिंग पाउडर, KMnO4, आप कुछ भी लिख सकते हो। बॉयलर का संक्षारण क्या है, ये बॉयलर का संक्षारण मतलब बॉयलर का जंग लगना। तो बॉयलर तो लोहे का होता है, उसमें तो जंग लग सकती है लोहे वाली। दूसरा क्या हो सकता है कि उसमें आपकी जब बहुत सारी परतें बन जाती हैं, सॉल्ट वगैरह डिपॉजिट हो जाता है ना, वही आपका स्केल और स्लज, स्केल और स्लज, उसके बारे में आप लिख दो यहाँ पे। क्योंकि बॉयलर में पपड़ी जम जाएगी तो पपड़ी खराब करती है ना बॉयलर को, तो आप स्केल और स्लज के बारे में लिख दो। अवपंक और अवशल्क जो भी है, शल्क और अवपंक के बारे में यहाँ लिख दो।
क्योंकि ये बॉयलर में जमा जमा हो जाते हैं और पपड़ी बनी खराब करते हैं। और जंग वाला भी कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हो। तो आपको बॉयलर का संक्षारण क्या, बॉयलर का संक्षारण मतलब बॉयलर नष्ट कैसे हो रहा है, क्योंकि बॉयलर अगर लोहे का बना है तो उसमें जंग लगेगी। दूसरा दूसरा बॉयलर में जो पपड़ी जम रही है, पपड़ी किसकी वजह से जम रही है, अवपंक और शेल की वजह से जम रही है ना, स्केल और स्लज। तो इनके बारे में लिख दो, हो जाएगा। ठीक है, ये बफर हट चुका है, सिलेबस में नहीं है। कटिंग फ्लूइड क्या है हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। करतंत्र मतलब ऐसे फ्लूइड, जब आरा मशीन चलती है, कटर होते हैं तो उसमें जो उसको ठंडा भी रखना होता है, कूलेंट बना के, और स्मूथ भी चलता रहे मशीन। तो उसके लिए क्या करते हैं कि वाटर में सोप मिला देते हैं या फिर NaOH, उसको मिला के एल्कलाइन वाटर बनाते हैं। तो ये क्या करता है, वाटर जो होता है ये कूलेंट की तरह बिहेव करता है, जो गर्मी निकल रही है उसको एब्जॉर्व कर लेता है। और जो सोप वाटर है वो आपका स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। अच्छे स्नेह की परिभाषा बताइए, आइडियल लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टीज। तो ऑलरेडी हम लोग इस स्लाइड्स में कवर कर चुके हैं अपने यूट्यूब वीडियोस में, कि एसिडिक ना हो, ऑक्सीकृत ना बने, तापक्रम मतलब थर्मली स्टेबल हो, लंबे समय तक काम कर सकें, चिकनापन बहुत ज़्यादा अधिक, चिकनापन अच्छा खासा हो, विस्कोसिटी अधिक हो, डिसडिकम्पोजिशन ना हो, फ्लूइड पॉइंट कम हो, फ्लूइड पॉइंट अधिक हो, और मतलब अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हम इसकी पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही हमारा ये वाला टॉपिक आज खत्म होता है। 2014, तो आज की वीडियोस में हमने 2018, 17, 16, 15, 14 बेसिकली 5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं। अगर आपने मेरे पूरे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों देख लिए हैं, तो अब तक आप समझ गए होंगे कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, और मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से बार बार रिपीट हो रहे हैं। इस साल आपके इंजीनियरिंग मटेरियल, क्योंकि नया टॉपिक ऐड हुआ है, और कुछ कुछ आपके जो टॉपिक्स नए ऐड हुए हैं, उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। उनमें बताऊंगा कि उन जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं उनमें कौन से क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेसिकली। मतलब बेसिकली एक वीडियो होगा, उसमें आपके नए क्वेश्चंस की लिस्ट होगी कि इस टॉपिक से आप इस चैप्टर से, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5, इन चैप्टर से, चैप्टर 1 में ये इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 2 में ये इंपॉर्टेंट, चैप्टर 3 में ये इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 4 में ये इंपॉर्टेंट, चैप्टर 5 में ये इंपॉर्टेंट है। ये एक सीरीज आएगी, इसको आप एक बार देख लेना। और साथ ही साथ PYQs के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को देख लेना, और जितने मेरे यूट्यूब वीडियोज हैं उनको देख लेना। आप एग्जाम रेडी हो जाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच।